आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग और पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने एडमिशन वाला चैप्टर अब कंप्लीट कर लिया होगा। बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने आपको 4 to 5 डेज का टाइम दे दिया एडमिशन के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं पार्टनरशिप के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और नया रिकंस्टिट्यूशन अब हम लोग देखते हैं। और आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, हाँ जी, आज मैं आपके साथ में नया चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं और वो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। न्यू चैप्टर, हियर कम्स द न्यू चैप्टर इन योर सिलेबस, द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। एंड ये पार्टनरशिप फॉर्म का, पार्टनरशिप के सिलेबस का लास्ट से सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म पढ़ेंगे, दैट विल बी योर लास्ट चैप्टर एंड द रिटायरमेंट इज द सेकंड लास्ट चैप्टर। From the time being, we have gone through the fundamentals, the valuation of goodwill, change in PSR, admission, and now here comes the chapter for the retirement of the partner. ठीक है, retirement of the partner में बेसिकली क्या होगा सर? रिटायरमेंट में क्या होगा? मैंने बोला कि बेटा सारी बातें वही होंगी जो एडमिशन में हुआ था। एडमिशन में पार्टनर आ रहा था, रिटायरमेंट में पार्टनर निकल जाएगा, पार्टनर बिजनेस से चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रिटायरमेंट। कुछ भी एक्स्ट्रा होगा क्या सर? बेटा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, बस एक नई चीज सीखनी पड़ेगी कि भाई जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उस रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना पड़ेगा। हमने बोला कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, उस रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना देंगे, कैपिटल अकाउंट बना करके देखेंगे जो उसको देना होगा उसके क्रेडिट में लिख देंगे, जो उससे लेना होगा उसके डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट में से डेबिट का बैलेंस माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम बोलेंगे कि लो जो भैया ये पैसा तुम ले लो। मैंने बोला हाँ बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। अगर कुछ इसके अलावा मैं कहूं कि नया है तो मैं बोलूंगा बेटा कुछ भी नया नहीं है। इट इज सिंपली अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। वी हैव स्टडीड 2 chapters of the reconstitution of partnership. First was the change in profit sharing ratio and again was the admission of the partner. एडमिशन में व्यक्ति आता था, रिटायरमेंट में व्यक्ति जाएगा। ठीक है, सारी चीजें पलट जाएंगी। एडमिशन में व्यक्ति आता था तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपना शेयर छोड़ना पड़ता था, रिटायरमेंट में व्यक्ति जाएगा, पार्टनर जाएगा तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को फायदा हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन में व्यक्ति आता था तो शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता था, रिटायरमेंट में व्यक्ति जाएगा तो शेयर गेन करना पड़ेगा। ठीक है, शेयर गेन हो जाएगा, हम लोग प्रॉफिट अब ज्यादा कमाएंगे। एडमिशन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता था, रिटायरमेंट में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा। एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एडमिशन में जनरल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता था, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होता था, लॉसेस का ट्रीटमेंट होता था, गुडविल का ट्रीटमेंट होता था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का ट्रीटमेंट होता था, डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट होता था, आईएफआर का ट्रीटमेंट होता था। सारे ट्रीटमेंट्स जैसे होते थे एडमिशन के अंदर वैसे ही होंगे रिटायरमेंट के अंदर। ठीक है, कुछ नया तो एक चीज नहीं। क्या नया? तो भैया पार्टनर को जो पेमेंट करना है, पार्टनर का पेमेंट का कैलकुलेशन नया हो जाएगा, बाकी सारी चीजें पुरानी रहेंगी। सर पार्टनर को पेमेंट कैसे करेंगे? पार्टनर को पेमेंट बता तो दिया कि भैया जितना उसका कैपिटल का बैलेंस होगा उतना पैसा उसको पे कर देंगे और वो चाहे तो कैश से पे कर देंगे, चाहे तो बैंक से पे कर देंगे। और अगर रिटायरिंग पार्टनर रेडी हो गया, उसने बोला कि चलो छोड़ो पैसा नहीं लेता मैं, मतलब ऐसा थोड़ी कि पैसा नहीं लेगा, बस लोन मांग लो। ठीक है, मैंने तुमको लोन दे दिया, मैंने फर्म को, मैं जिस फर्म से रिटायर हो रहा हूं उस फर्म को मैंने वो पैसा लोन ले लिया। फॉर एग्जांपल XYZ 3 पार्टनर थे, Z रिटायर हुआ, Z का रिटायरिंग सम बना 5 लाख रुपीस। हमने बोला, Z ने बोला कि भाई X और Y से बात करी, बोला कि यार अभी पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस 5 लाख रुपीस को तुम ऐसा कर लो कि लोन मान लो, लोन ट्रीट कर लो और मेरे को इंटरेस्ट देते जाना, जब पैसा हो जाएगा तो लोन चुका देना। एक नई बात हो गई। क्या नई बात हो गई? कोई नई बात है क्या? कुछ नहीं। तो हम लोग Z का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई लोन 5 इंस्टॉलमेंट में, 6 इंस्टॉलमेंट में, 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, जैसे बोलेगा पे करने के लिए पे कर देंगे, इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोलेगा इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो एक नई चीज यहाँ क्या और बनानी सीखनी पड़ेगी? एक नई चीज बनानी सीखनी पड़ेगी, पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड रिटायरिंग पार्टनर्स के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इफ द एडजस्टमेंट सेज so to you that the partners are not provided with the capital amount that is not given with the amount which the retiring partner has to take over from the firm, rather it has been converted into loan, तो कर देंगे लोन में कन्वर्ट, क्या दिक्कत है? ये एक नई चीज हो जाएगी। बाकी सर स्टार्ट करें? हाँ करो बेटा स्टार्ट। सर डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो था एडमिशन में, मैंने बोला बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो है रिटायरमेंट में। सर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था एडमिशन में, बेटा यहाँ भी कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। रिटायरमेंट के बाद बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके बीच में क्या रेशियो रहेगा? मैंने बोला हाँ ठीक है। वहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना था, यहाँ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। वहां न्यू रेशियो कैलकुलेट करना था, यहाँ भी न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। सर और क्या करना है? वहां वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी थी, यहाँ भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है। सर वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता था,
यहाँ भी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर वहां पे हम लोग जनरल रिजर्व आईएफआर को और डब्ल्यूसीआर को ट्रीट करते थे, यहाँ भी आईएफआर डब्ल्यूसीआर और जनरल रिजर्व को ट्रीट करना पड़ेगा। सर वहां हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन गुडविल को रिकवर करते थे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को रिकवर करते थे, बेटा यहाँ भी रिकवर करना पड़ेगा। तो सर कुछ चेंज होगा क्या? मैं कुछ भी चेंज नहीं होगा, नथिंग विल चेंज ओवर हियर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सर सैक्रिफाइसिंग निकालना कितना आसान था, हमारे जो एक्सिस्टिंग पार्टनर होते थे उनका वैल्यू कम हो जाता था। मैंने बोला बेटा गेनिंग निकालना और भी आसान है, जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे उनका शेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर सारे पार्टनर मिलकर सैक्रिफाइस करते थे, मैंने बोला बेटा सारे पार्टनर मिलकर गेन करेंगे। सर कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता था, मैंने बोला बेटा ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर के रिटायर करने पे कोई एक पार्टनर गेन करे। ठीक है, तो कुछ नया, कुछ भी नया नहीं, एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। रिकंस्टिट्यूशन, 5 things were there. Determination of sacrificing ratio, here it is determination of gaining ratio. New profit sharing ratio, G new profit sharing ratio. Valuation of goodwill, valuation of goodwill. Revaluation and reassessment, revaluation and reassessment. Movement of general reserve, accumulated profit, etc. Here also movement of general reserve and accumulated profit, etc. Adjustment of capital, yes, here is also there is the adjustment of capital. And one and the last thing, that is the calculation of the amount to be paid to the retiring partner. That is the new thing which you have to study. कुछ नहीं, कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस जोड़ा, फिगर निकाला, बाकी पार्टनर्स का बैलेंस शीट में कैरी हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे। अगर पैसा नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा, तो आपको लोन का एग्रीमेंट दिया होगा कि भैया वो लोन में ट्रांसफर कर दो, इंटरेस्ट चुका दो, ब्ला ब्ला ब्ला, बात खत्म। ठीक है, चैप्टर एकदम मक्खन, एकदम मक्खन। कैसा? तो भैया एडमिशन से भी आसान, बिल्कुल आसान, बहुत आसान, सिर्फ 2 बात देख लेनी है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, तो आप उसको बोलिएगा कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स wherever a partner who is continuing to be a partner in a partnership firm now not ceases to be a partner of the firm through the agreement and by giving the notice he ceases to be a partner of the firm, वो अब पार्टनर नहीं रहेगा उस फर्म का। ठीक है, और वो नोटिस देके, प्रॉपर नोटिस देके और एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को छोड़ेगा। दिस इवेंट इन द पार्टनरशिप फर्म इज कंसीडर्ड एज द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इस इवेंट को हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर टू बी डेल्ट ऑफ? 2 चीजें हैं जिसको हम लोगों को डील करना पड़ेगा, मैंने वो दोनों चीजें लिख दी हैं। वन इज सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 एंड द अदर इज सेक्शन 32 सबसेक्शन 3। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 बोलता है liability for the acts before retirement. Any partner who has been the partner in a partnership firm and all the activities which have been done up to the date of the retirement, the retiring partner will be liable for all those acts even after the retirement of the partner. Means that any liability to be set off which has been arised before the retirement of the partner, that partner will be surely liable for those liabilities even though the retirement has occurred. बोलता है साफ साफ, क्या टेक्स्ट बोलता है, आपका लॉ बोलता है a retiring partner remain liable for all the acts का मतलब हो गया activities of the firm up to the date of his retirement. Means those things which have been involved in the activities which are being carried out before the retirement of the partners, and if any liability arises on account of that act and that activity, even the partner after retirement will be personally liable for all those things. ठीक है, however he/she may be relieved or discharged from the liability upon agreement between partners continuing. ठीक है, और साथ में एक और प्रोविजन दे देता है कि अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चाहे तो एक एग्रीमेंट करके रिटायरिंग पार्टनर को उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज अ कंप्लीट प्रोविजन दैट ऑन द रिटायरमेंट द लायबिलिटी शिफ्ट्स टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड फॉर दैट समथिंग हैज टू बी पेड बाय द रिटायरिंग पार्टनर टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर until and unless this agreement is not gonna happen, then the retiring partner will be responsible for all the acts that has been carried before his retirement in the partnership firm. This act is just simple, it says what has been written over here. मतलब एक एग्जांपल मैंने लिया कि एक पार्टनर है XYZ, एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 3 पार्टनर है XYZ। ठीक है, XYZ के बीच में से Z रिटायर कर रहा है and on the date of the retirement, before the date of the retirement, an agreement has been signed by XYZ and a third party C, ठीक है, for the payment of rupees 50,000. then in that case
एक्स वाई जेड तीनों पर्सन, ऑल द थ्री persons will be held responsible for that payment, even though if Z is going to retire from the firm, after retirement also if that amount has not been paid to C, then Z will be liable for that act before, because the activity or the act has been done before his or her retirement. यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी. However, the scene exists over here also that if the discharge of the liability agreement has been signed between the continuing and the retiring partner, then the retiring partner may be relieved from his activities, from his liabilities. ये बात तो clear होगी. दूसरी बात, section 32 subsection 2 has been clear. Now the next section is section 32 subsection 3, that is liability for the acts after retirement. ठीक है, it is very simple and very logical that everybody should know that you as a partner has or have been retired from the partnership firm. If in any sense it has not been made public, it has not been announced that you have been retired from the firm, and there is an impression to the other persons that you already exist to be a partner of the partnership firm, then in that case you will be held responsible for the liabilities even after the retirement, that is the section 32 subsection 3. It tells you that a retiring partner also continues to be liable to the third parties for the act of the firm even after his retirement until a public notice, very important word, until a public notice of his retirement is issued. जब तक उसकी public notice नहीं आएगी, मतलब in publicity it should be clear through the newspaper, through the any medium, all the persons who are in dealing with the partnership firm should know that the partner has retired from the partnership firm, and if that public notice has not been made into public, then that person will be act responsible for the acts which have been done after his retirement. So what is the duty of the retiring partner? It's the duty of the retiring partner to make it available to the public the notice that he has already retired from the partnership firm. He now ceases to exist to be the partner of that partnership firm, and that should be dealt on by the partners who are continuing. A retiring partner must tell the continuing partner to make it public, his or her retirement scheme to the public, so that it becomes clear to the public that he or she doesn't belongs to the partnership firm, or he or she ceases to be a partner of that partnership firm. It is the responsibility of the retiring partner to get it publicly notified. If he or she fails to get it notified, then under section 32 subsection 3 that person will be held responsible for the act even after the retirement. जी भैया, ये बात समझ में आ गई होगी आपको. भैया पब्लिक नोटिस देके के पब्लिक को बता दो कि हम अब इस पार्टनरशिप फर्म के हिस्सेदार नहीं हैं, पार्टनर नहीं हैं. वरना अगर लोगों को पता नहीं है and you are in the impression that you still exist to be the partner, you will be held responsible for act of the पार्टनरशिप फर्म. तो ये दो टेक्सचुअल मैटर था जिसको डिस्कस करना जरूरी था. आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल मैटर की तरफ बढ़ते हैं, और आप इसको एक बार अपने पास में नोट कर लीजिए. हम लोग प्रैक्टिकल मैटर्स को देखेंगे. आइए बेटा, अब हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे करना है. कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि हमारे पास में तीन पार्टनर्स थे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीन पार्टनर्स थे, एक्स वाई जेड. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन है. पहला केस कह लीजिए, पहला इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, या जैसे भी कह लीजिए कि पहला मतलब कितने तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकता है. तो पहला आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि एक्स रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस, दैट्स इट, और कुछ नहीं गिवन है. एक्स रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस, और आपको देता है कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो.
तो इसमें मैं आपको अगर शॉर्टकट बता दूं तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, और ये शॉर्टकट आप अप्लाई कीजिएगा, 100% एप्लीकेबल है। जो पार्टनर रिटायर करता है ना, ओल्ड रेशियो में से उसका शेयर माइनस कर दो, हटा दो, काट दो, ठीक है। और काटने के बाद सीधे लिख दो न्यू पीएसआर इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1। इसको मैं चेक भी करा देता हूं आपको, अभी मैं ये चेक करा दूंगा कि यही होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला एक्स रिटायर की जगह मैंने बोल दिया वाई रिटायर्स, ठीक है, तो एक्स का शेयर रहने दो, वाई को काट दो, ठीक है। तो न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा 3:1, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। और अगर बोलता है जेड रिटायर्स, ठीक है, तो जेड का शेयर काट दो, नया शेयर क्या हो जाएगा न्यू पीएसआर 3:2 हो जाएगा, और सर गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। मतलब व्हेन it is given that a partner retires from the firm and no any other information is given, then simply a strike of the shares of that partner who is retiring, and whatever remains will be the new profit sharing ratio and the gaining ratio of the new partners, ठीक है, या continuing partners you can say। अब इसको पूरा लॉजिकली अगर सॉल्व करके मैं बताऊं तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे बोलता है फॉर एग्जांपल जेड रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, तो जेड का शेयर, जेड रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, जेड का शेयर था 3:2:1। आइए तो शेयर ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। अब ये 1/6 शेयर के जो है वो जेड छोड़ के जा रहा है, जेड हैज लेफ्ट, तो दिस 1/6 शेयर will be shared between x and y। x और y के बीच में ये शेयर किया जाएगा, ये शेयर क्या हो जाएगा, जो z ने छोड़ा वो x और y के बीच में आ जाएगा, x और y आपस में बांट लेंगे। एंड इफ नथिंग हैज बीन गिवन कि वो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम तो यही कंसीडर करेंगे कि 1/6 शेयर विल बी gained by x and y in रेशियो 3:2, जो उनका पहले से रेशियो था उसी रेशियो में वो 1/6 शेयर को क्या करेंगे, 1/6 शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं देखूं अगर x इज न्यू शेयर, x का न्यू शेयर क्या बनेगा, तो पहले से x के पास में 3/6 शेयर था, प्लस अब हमने बोला कि 1/6 शेयर का ब्रो किस रेशियो में हिस्सा कर लेंगे 3:2 में, तो ये हो जाएगा 3/5। अगर मैं इसको निकालूं तो ये 3/6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। मैं डायरेक्ट एलसीएम कर दूं 60, 36/60, और y इज न्यू शेयर, पहले से y के पास में कितना था 2/6 प्लस 1/6 का 2/5 उसको मिलेगा, ठीक है। तो 2/6 प्लस 1/15, 15×6 90, 15×2 30, 36/90। अब इसको और कॉमन करते हैं, या इसको कॉमन करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी टर्म से। और यहां कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36/60 और ये हो जाएगा 24/60। 60 से 60 कट गया, 36:24, 8 3 24, नहीं 8 से नहीं कटेगा, इसको हम काटते हैं 4 से, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36,
और फिर इसको अगर 3 से काटते हैं तो 3:2। फाइनली हमारे पास में जब कैलकुलेशन करके हम लोग आते हैं तो हम फाइनली क्या देखते हैं कि मेरा न्यू रेशियो जो है वो न्यू रेशियो हमारे किस रेशियो के बराबर है, हमारे इन दोनों का जो रेशियो पहले से था उसी रेशियो के बराबर है। ठीक है, मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, मैंने पूरा निकाला, ओल्ड रेशियो था, फिर नया शेयर उसके अंदर ऐड किया, इनका शेयर निकाला, फिर इसके बाद y का न्यू ओल्ड रेशियो था उसमें मैंने नया शेयर ऐड किया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने रेशियोज कॉमन किया, रेशियो कॉमन करने के बाद जब मैं फाइनल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालता हूं तो मैंने क्या देखा कि z को स्ट्राइक ऑफ करने के बाद x और y का जो रेशियो बचता था वही उनका न्यू रेशियो है। ठीक है, और अगर मैं इनकी गेनिंग रेशियो की बात करूं तो गेनिंग रेशियो देखो यहां से मैं निकाल देता हूं 1/10 और 1/15। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करो 15 से और 15 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो 15 और 10, यहाँ पे रेशियो बराबर हो जाएगा 15/150 और यहाँ पे रेशियो बराबर हो जाएगा 10/150। 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा और 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 3:2। तो यहाँ पे हमने ये भी चेक किया कि गेनिंग रेशियो भी हमारा किसके बराबर हो रहा है, गेनिंग रेशियो भी हमारा वही बराबर हो रहा है जो x और y के बीच में हमारा रेशियो था। कहने का मतलब इन द केस ऑफ रिटायरमेंट when nothing is given about the new profit sharing ratio and the gaining ratio, then a strike of the element of the profit sharing ratio of the partner who is retiring and whatever remains will become the new profit sharing ratio as well as that will be the gaining ratio of the continuing partner। तो इतना करने का जरूरत नहीं है आपको, ये मत करना, सिर्फ देखना कि भाई मेरा XYZ पार्टनर था, X Y या Z में से कोई भी रिटायर किया और बाकी कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी हुई है सीधे स्ट्राइक ऑफ करना। ठीक है, अगर Y रिटायर किया रेशियो 3:1, अगर X रिटायर किया रेशियो 2:1, अगर Z रिटायर किया रेशियो 3:2। ठीक है, और यही गेनिंग रेशियो भी होगा। दिस इज केस नंबर 1 और यू कैन से इंसिडेंस नंबर 1। ये पहला इंसिडेंस है आपके किस चीज का, डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। होप सो आपको ये वाला केस समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन आपको इस केस के अंदर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे। उस केस तो पहले आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने पास में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस में क्या कहता है। हाँ जी, आइए एक और नया क्वेश्चन आपके पास में, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बोलता है ए बी सी पहले से पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशियो 1/2, 3/10, 1/5। छोड़ दीजिएगा अभी इनको फ्रैक्शंस के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। ठीक है, बी रिटायर करता है, उनके शेयर्स को ए और सी 2:1 में ले लेते हैं, यहां तक की बात। नाउ आफ्टर दैट डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी को हम लोग 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, हाफ ऑफ विच वाज गिवन बाय ए, मतलब 1/4 का आधा हिस्सा ए खुद दे देता है, एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन, और जो फिर 1/4 का आधा हिस्सा जो बच गया, ठीक है, दैट इज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, मतलब डी को ए 2 बार पैसा देता है, 2 बार शेयर देता है, पैसा नहीं कह रहा हूं, 2 बार शेयर देता है। कैलकुलेट पीएसआर आफ्टर डीज एडमिशन, डी के एडमिशन के बाद पीएसआर कैलकुलेट कीजिए, बड़े आराम से चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले ए और सी की बात करते हैं, डी क्योंकि नया पार्टनर है करेंगे बात, और बी तो जा ही चुका है, तो बी गया है, ए बी और सी, बी का हिस्सा है 3/10। ठीक है, ए का ओल्ड शेयर था 1/2 और सी का ओल्ड शेयर था 1/5। बोलिए इसमें कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। प्लस बी की हिस्सेदारी मिलेगी, तो बी का हिस्सा था 3/10, उसका 2/3 तो मिल जाएगा ए को,
क्योंकि ये रेशियो देखिए 2:1 में शेयर किया है। और 1/5 सी का पहले से हिस्सेदारी था, बी के शेयर 3/10 का 1/3 हिस्सा उनको मिल जाएगा। ये हो गया रिटायरमेंट पे जो हिस्सा बटा और ए और सी को मिला, किसकी वजह से? तो भैया बी की वजह से। ठीक है, समझ आ गई बात? आइए तो अब पहले यहां कैलकुलेट कर लीजिए। 1/2 प्लस 1/5 यहां रख लीजिए इसको, और यहां कैलकुलेट कर लीजिए 1/5 प्लस 1/10। इनका फाइनल हिस्सा कैलकुलेट कर लीजिए। ये आता है 7/10 और यहां आता है 7/10 और 3/10। यहां तक रिटायरमेंट का काम पूरा हो गया, रिटायरमेंट वर्क हैज बीन डन। ठीक है, और इनका शेयर हो गया 7:3, इनका रेशियो हो गया। इससे अपने को बहस नहीं है अभी फिलहाल। आगे बोलता है नाउ डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड हाफ ऑफ इट हैज बीन गिवन बाय ए। तो आइए फिर से देखते हैं, ए सी डी। डी का तो अपने को पता है कि भैया उसको 1/4 शेयर मिलेगा, लेकिन ये 1/4 कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले बोलता है कि भाई 7/10 में से ए क्या छोड़ेगा? तो 1/4 का आधा छोड़ेगा। ठीक है, हाफ ऑफ द शेयर विल बी गिवन बाय ए एंड द रिमेनिंग हाफ विल बी शेयर्ड इन हाफ अगेन। कहता है कि अगर किसी को 1 रुपया देना है तो 50 पैसा तो पहले ए ने दे दिया, और बचे हुए 50 पैसे में से भी आधा ए ने ही दिया। तो ए ने कुल कितना दिया? 75 पैसा दिया मेरे भाई। बात समझ आई? यहां पे भी यही बात है कि 1/4 का आधा हिस्सा तो ए ने छोड़ा, तो मैंने निकाल दिया 1/4 का आधा हिस्सा, और उसके बाद जो आधा बच गया उसका भी आधा। तो 1/4 का आधा हिस्सा मैंने निकाल दिया, तो ये कितना हो जाता है? 1/4 का आधा हो जाएगा 1/8। बात समझ में आती है? तो 1/8 जो हिस्सा है वो ए ने दिया, और जो बचा हुआ 1/8 था, जो बचा हुआ 1/8 था उसका भी आधा। तो बचा हुआ 1/8 का आधा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहां तोड़ देता हूं। 1/4 का हाफ, तो 1/4 इंटू 1/2, और फिर इधर हाफ मैंने कर दिया, फिर इधर भी मैंने हाफ कर दिया, तो 1/4 का 1/2। दिस कम्स टू 1/8। दिस इज गिवन बाय ए, ये ए के द्वारा दिया गया। और ये जो 1/8 बचा, ये जो 1/8 बचा, इसमें से आधा आधा दिया गया ए और सी के द्वारा। ठीक है, तो 1/8 का 1/2, और फिर इधर भी 1/8 का 1/2, मतलब 1/16। तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो 7/10 माइनस 1/8 माइनस 1/16, ये पूरा का पूरा ए ने छोड़ा। और सी ने क्या छोड़ा? तो सी ने छोड़ा 3/10, और माइनस सिर्फ क्या छोड़ा? तो 1/8 का 1/2, मतलब आधे का आधा, 1/4 उसने सिर्फ छोड़ा है। तो सी ने सिर्फ क्या छोड़ा? मैं यहां पे ऐसे मार्क कर दूं, सी ने छोड़ा है 3/10 माइनस 1/6। बोलिए, मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ गए होंगे। हाँ सर, हम इस चीज को समझ गए हैं, तो वेरी गुड। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं 160, बाद में उसको छोटा कर लेंगे। 10 से 16, तो 16 इंटू 7,
112 माइनस 8 से करेंगे तो 20 टाइम्स 20, 16 से करेंगे तो 10 टाइम्स। ठीक है, 112 में से 30 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचता है 82/160। ठीक है, यहां पे और यहां भी एलसीएम ले लिया मैंने, बोला 160, 10, 16, 16 48 माइनस 10 38/160 और डी का है 1/4। तो अगर मैं यहां लिखूं A:C:D नया रेशियो अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा 82/160 इज टू 38/160 इज टू, अब 1/4 है। ठीक है, तो इसको भी मुझे 160 के बराबर करना पड़ेगा, तो 40 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चक 16, 160, तो 160 160 160 कट जाएगा। तो जो फाइनल रेशियो बनेगी वो फाइनल रेशियो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फाइनल रेशियो कितनी बनेगी, बनेगी ये 82:38:40 और 2 से मैं अगर इसको कट करता हूं तो 41:19:20। ठीक है, तो ये आपका डी के एडमिशन के बाद फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा वो 41:19:20 आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और स्पेशली इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कहां है, यहां है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझ पाए कि कैसे कैसे बटा है तो दिक्कत आ जाएगी। 1/4 शेयर firstly have been subdivided into half and the again left half has been divided into half and half। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंडर रिटायरमेंट, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आने के चांसेस होते हैं, आपके 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं जी, 1 मार्क्स में आपको ये निकालने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, आजकल 1 मार्क्स के भी वेटेजेस बहुत बढ़ गए हैं और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस उसके अंदर आने लगे हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आप 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को बनाइए, रिकॉर्ड कीजिए अपने पास में, फिर मैं आपको नेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस, नेक्स्ट और एग्जांपल्स इसके समझाता हूं। हाँ जी बेटा, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी है, सिर्फ अलग अलग बात लिखी हुई। बोलता है उदय और कौशल 2 पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर्स थे। ठीक है, दे एडमिट गोविंद एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:5। उन्होंने गोविंद को एडमिट किया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:5 हो गया। Another partner, Hari, is admitted for 1/10 share which he acquired equally from Uday, Kaushal and Govind। क्या हुआ, पहले उदय था, कौशल था, प्लस गोविंद आया, फिर उसके बाद 1/10 शेयर के लिए कौन आ गया, हरि आ गया। यहां तक बात समझ में, जो कि हरि ने ये 1/10 शेयर कैसे लिया, तो इक्वली लिया, किसके से, उदय से, कौशल से और गोविंद से। ठीक है, आगे बोलता है आफ्टर दैट गोविंद डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन। आफ्टर दैट, इसके बाद माइनस जी, गोविंद डेथ कर गया और इसका शेयर उदय और हरि के द्वारा हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। आपसे बोला है कि भाई कैलकुलेट कर दीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑन गोविंद एडमिशन। गोविंद के एडमिशन के दिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए और हरि के एडमिशन के दिन क्या कैलकुलेट कीजिए, हरि के एडमिशन के दिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए और गोविंद के डेथ के दिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए। मतलब 2 दिन आपसे बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 2 टाइम पे, और फर्स्ट आपको बोलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। आइए तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं अपन। पॉइंट नंबर 1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास में शेयर्स ओल्ड, हमारे पास में ओल्ड शेयर कितना है, तो उदय 1/2 हाफ पार्टनर था और दूसरा पार्टनर मेरे पास में कौन था, उदय के बाद दूसरा पार्टनर था कौशल। कौशल का भी ओल्ड शेयर 1/2।
इनका न्यू शेयर कितना हो गया, तो 3/10, और यहां भी न्यू शेयर हो गया, सॉरी न्यू शेयर यहां हो गया 2/10। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 - 3 2/10, और यहां कैलकुलेट कर लीजिए 10, 5 - 2, तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया आपका 2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3। ठीक है, यहां पे कोई प्रॉब्लम आपको, पहला केस आपने समझ लिया। आई, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सेकंड। बोलता है यू हैव टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर ऑन हरीज एडमिशन, हरी के एडमिशन पे न्यू पीएसआर। तो ओल्ड पीएसआर क्या था, ओल्ड पीएसआर बिटवीन उदय, कौशल और गोविंद हमें दिया हुआ है कितना, 3:2:5, और बोलता है हरी 1/10 शेयर के लिए आया, हरी कितने शेयर के लिए आया, 1/10 शेयर के लिए आया, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम उदय, कौशल एंड गोविंद इक्वली। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, न्यू शेयर उदय कितना था, 3/10 माइनस 1/10 शेयर था, और इक्वली इन लोगों ने छोड़ा है, तो 1/10 का 1/3, मतलब 3/10 माइनस 1/30। क्लियर, तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे 30, 9 - 1, 8/30 बचेगा उदय के पास। आते हैं सेकंड, कौशल। कौशल का शेयर था 2/10 माइनस 1/30, अब तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, तो 30, 5/30। क्लियर, इनके पास बचेगा गोविंद। गोविंद का शेयर कितना था, तो गोविंद का शेयर था 5/10 माइनस 1/30, 30। ठीक है, तो और हमारे पास में जो नया पार्टनर आया हरी, इसका शेयर है 1/10। तो अगर इसका हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो आ जाएगा मेरे पास में कितना, 8/30 इज टू 5/30 इज टू 14/30 इज टू 1/10 है, इसका रेशियो पहले ही इक्वल कर देते हैं, तो 10 × 3 करेंगे तो 3/30 हो जाएगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 8:5:14:3। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन 4 पार्टनर्स। ये चारों पार्टनर के बीच में आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। आइए अब हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट चेक करते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है कि भाई हमें क्या करना है, आफ्टर द डेथ ऑफ गोविंद, तो गोविंद के डेथ के बाद बोलता है गोविंद डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय उदय एंड हरि। ठीक है, उदय ने शेयर लिया और हरि ने शेयर लिया, मतलब कौशल ने कोई शेयर नहीं लिया। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें तो उदय's न्यू शेयर निकालेंगे। उदय के पास पहले से कितना शेयर था, तो उदय के पास पहले से अपने पास 8/30 शेयर था, प्लस अब उसने गोविंद का शेयर इक्वली लिया है, तो गोविंद का क्या शेयर था, 14/30 था, 14/30 का आधा ले लिया किसने, उदय ने। ठीक है, कौशल ने कुछ नहीं लिया, तो केज न्यू शेयर, कौशल का न्यू शेयर वही रह जाएगा जो पहले से था, कितना, 5/30 प्लस 0, इसने तो गोविंद के डेथ पे कुछ भी नहीं लिया। और हरि, एच न्यू शेयर, हरि का शेयर कितना था, तो आइए यहां से हम लोग देख लें, 3/30 उसका शेयर था,
और उसने 3/30 में प्लस किया 14/30 का आधा। समझ में आता है? हाँ सर समझ में आता है। तो इसको काटिए, तो ये हो जाएगा 8/7 15/30, ये हो जाएगा 5/30, और यहां भी काटेंगे तो 2 से 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7×3 10/30। तो नया रेशियो जो होगा न्यू पीएसआर वो क्या हो जाएगा 15/30 इज टू 5/30 इज टू 10/30, और इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 5×3 = 15, 5×1 = 5 एंड 5×2 = 2, 3:1:2। ये आपका फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आफ्टर द डेथ ऑफ गोविंद बिटवीन उदय, कौशल एंड हरि। ठीक है, तो होप सो आपको ये बेटा समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको यहां पे हमारा रेशियो से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया। मैं आपको रेशियो तक का होमवर्क दे देता हूं, आप रेशियो तक का होमवर्क बना लीजिएगा। तो अगर मैं बुक से बात करूं तो मैं बुक से आपको होमवर्क दे देता हूं फ्रॉम डीके गोयल। अगर आप डीके गोयल से बना रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, और अगर आप टीएस गरेवाल से बना रहे हैं, अगर आपके पास में गरेवाल है तो इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 10, and let me check the question numbers first. क्वेश्चन नंबर 1 to 12, आप इतने क्वेश्चंस कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम डीके गोयल। यू कैन गो ऑन एंड कंप्लीट इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन 1 to 15 ईच फ्रॉम टीएस गरेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 12। होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बहुत इजी है। रिटायरमेंट कैन गो ऑन एंड वी कैन फिनिश इट इन 4 to 5 lectures. 4 to 5 lecture is just sufficient for retirement. ठीक है, जिसमें से एक लेक्चर मैंने आपको बता दिया है, बाकी we are going to have 3 or 4 lectures sufficiently and we will complete the topic of retirement. ठीक है बेटा, चलिए। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। हमारे YouTube पेज द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को लाइक कीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाइए इस पेज को, इसकी रीच को बढ़ाइए, ठीक है। नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। घर पे बैठिए, सुरक्षित रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है। बाय बाय।